चल रहा है, इस वॉर की इन्फॉर्मेशन हमारे पास कई सालों से है कि ये वॉर होगा। ये वॉर रुकने के लिए नहीं है कि एक दिन स्ट्राइक कर ली, लोगों ने बोला रिजीम चेंज होगा, वॉर रुक जाएगा। रिजीम तो तुमने मार दिया ना, अगले दिन तुम्हारा वॉर रुक जाना चाहिए। तो हम अगर वॉर के पीछे की कहानी देखें तो मैं सिर्फ एक लाइन में समझाऊंगा, उस पर मैंने बहुत बात करी है। ये जो आज आप वॉर देख रहे हैं पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहे हैं, इसके बीच 1945 में ऑपरेशन एंथिकेबल है सर, जो चर्चिल ने एक ऑपरेशन चलाया था MI6 से। उनका सिर्फ एक ही टारगेट था, USSR को ख़त्म करना। तो 1990 के दशक में आपने देखा कि USSR टूट गया, लेकिन एक्चुअली ऑपरेशन एंथिकेबल तब भी चल रहा है क्योंकि रशिया तब भी पावरफुल है। और रशिया के साथ एक कंटिन्यू उन्होंने क्या किया, एक प्रॉक्सी के तौर पर यूक्रेन को यूज़ किया। तब भी आपने देखा होगा 2014 में भी रशिया यूक्रेन का समझौता हुआ था, पीस डील तो तब भी हुई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, प्रॉक्सी के तौर पर यूक्रेन को यूज़ किया। यूक्रेन के साथ कंटिन्यू रशिया की फाइट चल रही है। लोगों ने बोला, बड़े बड़े एक्सपर्ट आए, सर 3 दिन में वॉर खत्म, रशिया क्या करेगा, पूरे यूक्रेन को कवर कर देगा। क्योंकि आपको यूक्रेन दिख रहा है, लेकिन यूक्रेन के पीछे आपको पूरा नाटो नज़र नहीं आ रहा, पूरा ब्रिटेन नज़र नहीं आ रहा, अमेरिका नज़र नहीं आ रहा, ये चीज़ें नहीं देख रहे हैं। तो आज भी 3.5 साल हो गए लगातार वॉर चल रहा है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि ईरान पर अटैक करने से पहले अमेरिका ने डायरेक्टली ईरान पर कर दिया, वेनेजुएला को अपने कंट्रोल में लिया। लेकिन क्या है, अब अमेरिका को किसी भी कीमत पर रशिया के अंदर आना है, पूरा रशिया के अंदर अमेरिका का कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि उसको अपना नेवल बेस बनाना है, अपना आर्मी बेस बनाना है, एयरफोर्स का बेस बनाना है। और एक दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो यह है, दूसरा क्या है, अमेरिका को पता है कि कहीं ना कहीं ईरान बहुत क्लोज है रशिया के। आपने कभी भी देखा होगा, अगर हम भी हिंदुस्तान से, अमेरिका बार बार क्यों नाराज़ हो रहा है, रशिया के साथ डील मत करो। चाहे अगर जर्मन भी यही चीज़ बोला, पोलैंड भी यही चीज़ बोला, अगर आप उनका हर एक का एंड पॉइंट चेक करोगे तो उनको हमसे ज़्यादा दिक्कत क्यों हो रही है, हमसे दिक्कत हो रही है कि हम रशिया से हमारी क्लोजनेस है, तो इसलिए हमारे ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है। नहीं तो हिंदुस्तान के साथ अमेरिका की पर्सनल ऐसा नहीं है, लेकिन दिक्कत हम रशिया के दोस्त हैं। तो दूसरा क्या है, आज ईरान के ऊपर जो हमला किया गया है, पहले तो क्या है कि रशिया को अकेला कर देना, रशिया को अकेला कर देना, मतलब रशिया के साथ कोई भी डायरेक्ट तरीके से खड़ा ना हो। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हिंदुस्तान को कह रहे हैं, कंटिन्यू उनके चाइना के ऊपर भी प्रेशर डल रहा है, यूएस का लगातार, चाइना, क्योंकि चाइना भी क्या है, रशिया के साथ अच्छा है। चाइना तो सुनने को तैयार नहीं है ना सर, लेकिन और ना इंडिया सुन रहा है, ना इंडिया सुन रहा है, लेकिन अपनी तरफ से तो कर रहे हैं ना सर। तो आज अगर ये कह रहे हैं कि ईरान का वॉर रुक जाएगा, ईरान का वॉर नहीं रुकेगा सर, ये मैं शुरू से कह रहा हूं। तो ये कितने साल चलेगा? ये जब तक, ये जैसे 3.5 साल तो आज यूक्रेन रशिया को हो गया, तो ये 4-5 साल आप इसको भी छोड़ दो, 4-5 साल भूल जाओ बिल्कुल, धीरे धीरे मीडिया इसको दिखाना बंद कर देगी, लेकिन ये वॉर लगातार चलता रहेगा। आज यूक्रेन और रशिया का वॉर कौन दिखा रहा है सर? कोई नहीं दिखा रहा, कहाँ मीडिया में चल रहा है, लेकिन वॉर तो चल ही रहा है, ग्राउंड पर तो चल ही रहा है वॉर। अब क्या है, तो आप कह रहे हैं वैसे ही अमेरिका और ईरान का वॉर हो जाएगा लगातार, कि वो धीरे धीरे थोड़ा बहुत चलता रहेगा। और एक्चुअली क्या है, ईरान के पीछे भी आपको पता है कि रशिया और चाइना कंटिन्यू ईरान के सपोर्ट में है। और दूसरा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की जान वाकई में खतरा है? देखो मैं सर 2 चीज़ें समझाने, मैं इस पर आऊँगा एक मिनट। पहले ये बताइए कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ये युद्ध चलता रहेगा, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा, या वो भी कह देंगे कि अमेरिका ही चाहता है कि युद्ध ना रुके, बराबर ईरान भी नहीं चाहता कि ये युद्ध रुके। क्यों? जो ईरान के जो भी वर्ड्स हैं, वो सिर्फ बोल ईरान रहा है, उसके पीछे वो पूरा का पूरा रशिया या चाइना। अगर आपने बीच में एक चीज़ देखा होगा कि चंद दिनों के लिए क्या हुआ, इन्होंने बोला हम सीज फायर कर रहे हैं, पाकिस्तान भी बोला हम सीज फायर करा रहे हैं, थोड़े दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए बीच में चीज़ें स्टेब्लिश हुई, लेकिन अटैक यूक्रेन से बहुत फास्ट होने लग गया था। उधर रशिया के ऊपर तेज़ी से अटैक होना शुरू हुआ। यूक्रेन ने, आपने देखा होगा कि रशिया की एक ऑयल कंपनी के ऊपर भी अटैक किया, मेन मॉस्को के अंदर, रशिया को बहुत नुकसान हुआ। तो जब यहाँ वॉर रुका तो उन्होंने अपनी ताकत किस पर झोंकी है, पूरी की पूरी ताकत झोंकी है रशिया के ऊपर, यूक्रेन को सपोर्ट करने में। अब कहाँ तक SVR को भी पता है, रशिया को भी ये चीज़ पता है कि देखो, नाटो अगर सपोर्ट करेगा, अमेरिका को सपोर्ट करेगा, या अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा, कहीं ना कहीं अमेरिका की ताकत डिवाइड हो रही है सर। अमेरिका पूरा का पूरा फोकस यूक्रेन में नहीं लगाएगा, क्योंकि उससे भी युद्ध लड़ना है, तो उसकी ताकत डिवाइड होगी। जब तक यहाँ से ईरान का वॉर चलेगा, तो नाटो की, अमेरिका की, MI6, ब्रिटेन की, फ्रांस की, इन सब की ताकत यहाँ भी लग रही है। तो रशिया को वहाँ बहुत फ्री हैंड मिल रहा है, तो रशिया भी नहीं चाहता कि ये वॉर रुके, जो सच है। चाइना भी नहीं चाहता ये वॉर रुके। सर देखो, अमेरिका जितने टाइम तक वॉर पर रहेगा, कुछ भी हो, तुम कुबेर का खजाना क्यों ना हो, इकोनॉमी उसकी भी डाउन होगी, इकोनॉमी तो कमज़ोर होगी, हथियार उसके भी जा रहे हैं, सब कुछ उसका भी नुकसान हो रहा है। तो और अमेरिका को नुकसान हो रहा है। अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त बैकफुट में बैठा हुआ ब्रिटेन, जो सच में अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त है, वो भी चाहता है अमेरिका कमज़ोर हो। ये दुनिया के अंदर हमें दिखाई देता है कि ये सब दोस्त हैं। इंटरनेशनल में कोई दोस्त नहीं है सर, सबको पावरफुल बनना है। अब अमेरिका तो डायरेक्ट फ्रंट से आ रहा है, लेकिन ब्रिटेन तो फ्रंट में नहीं है इस वॉर के अंदर,
लेकिन अगर मैं ये नेटो बोलूं, देशों ने ही साथ नहीं दिया, तभी तो ट्रम्प नाराज हो गए कि ये लोग मेरे साथ नहीं है। साथ में नहीं है सर। देखो अमेरिका कमजोर हो रहा है कहीं ना कहीं, ये लोग अगर चलो ये लोग पावरफुल नहीं बन रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये पावरफुल बन रहे हैं, क्योंकि अमेरिका धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प जो एक तरीके से दबाते थे लोगों को, वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होगा जितना अमेरिका कमजोर जितना आज अगर अब अमेरिका इस वॉर से बैकफुट में जाता है तो अमेरिका का तो सब कुछ ही खत्म है सर। लोग बोलेंगे कि इतने से ईरान ने अमेरिका को हरा दिया, तो आज तक जो अमेरिका बोलता है कि मैं सुपर पावर हूं, मैंने दुनिया में 65 देशों की सरकार गिराई है, मैंने रजीम चेंज कर दिया दुनिया को, सब खत्म हो जाएगा। अब अमेरिका की मजबूरी है इस वॉर को कंटिन्यू लड़ना, अमेरिका बैक में नहीं जा सकता। दूसरा क्या है, नवंबर में इलेक्शन है, मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर के अंदर, तो अमेरिका सिर्फ ये चाहता था कि इस वॉर को क्या करें, नवंबर तक कम करना। अमेरिका भी नहीं चाहता है वॉर रुके, लेकिन यहाँ ईरान को भी पता है कि नहीं, हमारे को तुम्हारी पॉलिटिक्स सब पता है कि तुम नवंबर में तैयार हो रहे हो खुद को करने के लिए, नवंबर में इलेक्शन के बाद तुम पूरा अटैक करोगे हमारे ऊपर। तो वो कह रहे कि नहीं, तुम तो अभी अटैक करो, क्यों हम इस वॉर को खत्म करें। तो ये वॉर कंटिन्यू चल रहा है। अमेरिका ने गेम खेला, अमेरिका ने बोला इजराइल को कि भाई मैं तो शांति करूंगा, तू लेबनान पर हमला करते रहना, और दुनिया को मैं दिखा रहा हूं कि तू हमला रोक, हमला रोक। ये सब एक है, अगर आप गेम के पीछे जाओ तो ये सब आपको एक ही मिलेंगे, या आपको अलग नहीं मिलेंगे। दुनिया को दिखाने के लिए इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, आप ये देखना कि नाटो ने बोला कि मैं अमेरिका के साथ नहीं हूं इस वॉर में, सबने बोला, और डोनाल्ड ट्रंप भी नाराज हो गए कि यार नाटो इस वॉर में मेरे साथ नहीं है। फिर थोड़े दिन के बाद, अगर आप कल का भी देखो, कल भी इन सबकी मीटिंग हुई है, आप महीने भर पहले की एक वीडियो देखना, स्टेटमेंट देखना, इंटरव्यू देखना नाटो चीफ का। नाटो चीफ ने ओपनली क्या बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत मजबूत लीडर है, एक पावरफुल लीडर है, और उन्होंने जो भी डिसीजन उन्होंने लिया है, हमें उनके डिसीजन पर फक्र है। यार एक तरफ तो आप बोलते हो हम इस वॉर की निंदा करते हैं, इस वॉर में है नहीं, वहाँ आप कह रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। तो ये पूरा का पूरा सर एक ही है, मेरी बात समझ रहे, पूरा एक है, सिर्फ दुनिया को गुमराह किया जा रहा है। ये दुनिया को बोला जा रहा है कि हम वॉर रोकना चाहते हैं, हम सीज फायर करना चाहते हैं। अगर आप, ब्रिटेन इस वॉर में है ही नहीं, तो साइप्रस के अंदर आपकी MI6 क्या कर रही है? अगर फ्रांस कहता मैं इस वॉर में नहीं हूं। अभी आपने कहा कि ये चाहते हैं कि अमेरिका कमजोर हो, फिर आप कह रहे हैं कि ये अमेरिका के साथ हैं। दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही हैं। नहीं सर, अमेरिका के साथ कहने का मतलब है कि फ्रंट पर अमेरिका है। एक उदाहरण के लिए कि मैंने अपने पूरे परिवार को झोंक दिया एक लड़ाई में आपके साथ, लेकिन पड़ोसी ने क्या कर दिया, अपना एक आदमी दे दिया, ताकि आपको भी लगे कि नहीं 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 ये मेरे सपोर्ट में है। लेकिन पड़ोसी पूरे खुल के नहीं आ रहा, पड़ोसी के 5 बच्चे हैं, एक बच्चे को बोला तू जा यार, बस तू जा, तू पीछे रहना, लेकिन क्योंकि फ्रंट में नहीं आएगा। अब देखो फ्रांस ने भी अपनी नेवी मूव करी, नेवी को तो अटैक तो नहीं करवाया ना नेवी से, लेकिन कहने के लिए मेरी नेवी है, कहने के लिए MI6 साइप्रस के साथ जॉइंट ऑपरेशन कर रहा है CI के, लेकिन पूरी ब्रिटेन आर्मी तो नहीं है ना सर, लेकिन कहने के लिए है और कहने के लिए नहीं भी है। अब डोनाल्ड ट्रंप इसमें वो जो कह रहा है मैं तो जॉइंट ऑपरेशन कर, 1 रुपए का नुकसान होगा, ब्रिटेन को 1 रुपए का नुकसान होगा, तो अमेरिका को 1000 रुपए का नुकसान हो रहा है। वो तो हो ही रहा है। लेकिन क्या, जैसे आप कह रहे हैं कि ये युद्ध अभी चलेगा, रशिया भी चाहता है, चाइना भी चाहता है कि अमेरिका फंसा रहे युद्ध के अंदर, और इससे उनकी शक्ति भी कम होती है और आर्थिक शक्ति भी कम होती है। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की जो बातें चल रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की जा सकती है एज अ स्पाई, आपको क्या लगता है कि क्या ये संभव है? क्योंकि अमेरिका के कई राष्ट्रपति जो है वो पहले भी मारे जा चुके हैं, ऐसा नहीं कि हत्या नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन के समय हमने देखा था कान के छूते हुए गोली जा चुकी है, अभी हाल में एक प्रोग्राम में गोली चल गई थी। तो डोनाल्ड ट्रंप के आसपास पहुंचना असंभव है ऐसा तो नहीं लगता। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई इस वक्त खतरे में है? सर देखो, डोनाल्ड ट्रंप को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, ये सच है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को सही इन्फॉर्मेशन नहीं है पूरी की पूरी। इसके मैं एक एक करके एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले क्या है, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू देखो, हम आते हैं 2019 से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप ने 2000 जब कोरोना आया था, तो डोनाल्ड ट्रंप वो पहले आदमी थे जिन्होंने कहा था कि ये कुछ नहीं है कोरोना वरोना, इसकी आप वैक्सीन मत लो, इसकी ज़रूरत नहीं है, सही हो जाएगा। ये एक्चुअल में बोला था डोनाल्ड ट्रंप ने, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दुनिया का एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस है सर, मैं ओपनली तो उसका क्या नाम बोलूँ, ब्रिटेन का बहुत बड़ा मीडिया हाउस, इंटरनेशनल मीडिया हाउस, उसने डोनाल्ड ट्रंप के क्लिप को काट काट के क्लिप चलाया उसके कि और लोगों ने मजाक उड़ाया डोनाल्ड ट्रंप का, एक मीम की तरह। आज डोनाल्ड ट्रंप ने उस मीडिया हाउस के ऊपर अरबों रुपए का मानहानि का दावा कर रखा है, केस चल रहा है इनका इस मीडिया हाउस का। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आप कोरोना के, मैं इसको सीरियस मत लो, लेकिन बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला नहीं हम वैक्सीन लगाएं देंगे करके। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप कंप्रोमाइज हुए एक तरह से। फिर क्या होता है, एक इंटरव्यू देखना आप, डोनाल्ड ट्रंप से एक इंटरव्यू लेते हैं मीडिया हाउस वाले कि सर आपने तो बच्चों की हत्या कर दी ईरान में। लेकिन जब वो बोल रहे हैं, इस चीज़ को हम लोग कैसे नोट करते हैं सर, जब एक मीडिया पर्सन ने, एक जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन पूछा कि आपने तो ईरान में यार बच्चों की हत्या कर दी, इतने बच्चों की हत्या,
तो जब उनकी वर्डिंग थी तो उस टाइम पीट हेगसेट जो उनका डिफेंस सेक्रेटरी है, उनके आप बॉडी लैंग्वेज चेक करना, उनके चेहरे को चेक करना, उन्हें ये लगा कि ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप से। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि यार ये क्या पूछ दिया करके, तो डोनाल्ड ट्रंप एकदम से शॉक होते हैं उस पर हमने बहुत एनालाइज किया। तो डोनाल्ड ट्रंप को भी लगता है ये क्या बोल रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सेक्रेटरी पीट हेगसेट से पूछा कि क्या बोल रहा, तो पीट हेगसेट ने क्या बोला सर उनको, बोला सर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मेरी बात समझ रहे हैं? इसका मतलब तुम अपने प्रेसिडेंट को भी गुमराह कर रहे हो। नहीं तो प्रेसिडेंट ये सवाल ही कभी नहीं पूछेगा, प्रेसिडेंट उसका जवाब दे देगा हाँ है। तो डोनाल्ड ट्रंप खुद शॉक होकर पूछते हैं, तो वो उस बात को घुमा देते हैं। बीस बोलता है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जब हमने इसको डीपली चेक किया कि यार ये कैसे हो सकता, तो हमें ये पता चला कि आज आप अमेरिका के किसी भी नागरिक से एक चीज़ पूछो, बोला यार आपके देश ने तो क्या किया, ईरान में मासूम बच्चों के स्कूल पर हमला कर दिया, आपको हर अमेरिकन पता है क्या बोलेगा, नहीं वो मिसाइल हमने नहीं गिराई है, वो मिसाइल खुद ईरान ने गिराई है हमको बदनाम करने के लिए। तो दुनिया ने किसी ना किसी ने तो उनके दिमाग में डाला है ना सर ये बात। तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन डोनाल्ड ट्रंप को, इस वॉर की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है कि सच में क्या हो रहा है। एक आप इसका एग्जाम्पल लेकर चेको कि दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी में से एक डोनाल्ड ट्रंप। सर क्या होता है, डोनाल्ड ट्रंप एक ओपन स्टेज पर, एक स्टेट वो इलेक्शन के टाइम पर जब उन पर हमला हुआ तो आपने देखा होगा भाषण दे रहे थे। एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको एक प्रोटोकॉल समझाने की कोशिश करूंगा, एक सिक्योरिटी समझाने की कोशिश करूंगा, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे कौन है। हम हमारे देश का उदाहरण लेके चलते हैं एग्जाम्पल के लिए। हमारे देश का कोई भी वीवीआईपी, सपोज करो पीएम मोदी सर एक स्पीच देते हैं, अगर आज उनका स्पीच नोएडा के अंदर है तो ऐसा नहीं है, इससे 5 या 6 दिन पहले पूरी एसपीजी यहाँ आ चुकी होगी सर। एसपीजी आएगी, एसपीजी आने के बाद क्या करेगी, लोकल पुलिस रहेगी, दिल्ली पुलिस रहेगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस रहेगी, लेकिन एसपीजी क्या करेगी, अपनी लगभग जिस जगह पर भी पीएम सर का स्टेज है उस स्टेज को हम 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के एरिया को चेक करेंगे कि क्या ऐसी कोई बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग से उस स्टेज हमारे को दिखाई दे रही है, ऐसी कोई घर की खिड़की तो नहीं है जिस खिड़की से पीएम मोदी सर हमें नजर आएंगे। मैं 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक स्नैपर क्या करेगा 5 किलोमीटर दूर से भी क्या करेगा, डिस्टेंस लेके टारगेट कर सकता है। तो 5 किलोमीटर की हम लोग सारी हाइट्स को कवर कर लेते हैं, लोगों को नजर नहीं आता, लोगों को सिर्फ स्टेज नजर आता है, लेकिन उस 5 किलोमीटर के दायरे में हर बिल्डिंग के ऊपर, हर उस घर के अंदर जिस घर की खिड़की से नजर आ रहा है एक वीआईपी, उसको कवर किया जाता है। चाहे इसके लिए 1 सोल्जर लगे या 1 लाख सोल्जर लगे, पूरे कवर किया जाएगा। तो इसका मतलब हाइट सारी कवर हो चुकी है। एयर स्पेस को बंद कर दिया जाएगा उस टाइम, वीआईपी का प्रोग्राम है, एयर स्पेस नहीं चलेगा, तो आपको एयर स्पेस की दिक्कत नहीं है। 2 चीज़ तो ये हो गई। और जब मैंने आपको बता दिया 5 किलोमीटर, तो पॉसिबल नहीं है कि 400 मीटर दूर में कोई वेपन लेकर आ जाएगा। पहली चीज़ तो ये है सर, क्योंकि कोई ये नहीं है छोटा सा कोई यार एक मोबाइल का टुकड़ा नहीं है, एक असॉल्ट राइफल लेकर आया था वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तो 200-300 मीटर तक एक लड़का असॉल्ट राइफल लेके आने का मतलब आपकी एजेंसी मिली हुई है उसमें, तब एक लड़का इतने क्लोज तक आया है। जब 5 किलोमीटर के दायरे में कुछ नहीं आ सकता, लोगों को क्या लगता है कि एक वीआईपी की रैली हो रही है, 2 लाख लोग आ रखे हैं, उन 2 लाख लोगों में से तो कम से कम 2000-5000 तो सारे के सारे स्पेशल फोर्स के बंदे हैं, सिविल ड्रेस में, पुलिस वाले, इंटेलिजेंस वाले। टेक्नोलॉजी भी आ गई है कि आपको उस पूरे भीड़ में किसके जेब में क्या है ये भी पता चलता है। कोई भी डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कुछ भी हो, वो ऑटोमेटिकली आपको दे देगा। फॉर एग्जांपल के लिए आप जब भी जाते हैं, आप खुद एयरपोर्ट के अंदर जाते हो सर, आपका बैग तो नहीं खुलता है ना, लेकिन डिस्प्ले में नजर आता है, जो भी वहाँ पर सीआईएसएफ के जो भी ऑफिसर चेक करते हैं वो देख लेते हैं कि इसमें एक्सप्लोजिव तो नहीं है, इसमें तो क्या दिखता तो कुछ भी नहीं है ना सर। तो आपकी बॉडी के अंदर जो भी होगा आजकल तो स्कैन हो जाएगा पूरा का पूरा। तो आपको लगता है कि सर कि सीआईए के होते हुए, एफबीआई के होते हुए, अमेरिकन स्पेशल फोर्स के होते हुए कोई डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट करेगा? यानी कि किसी ना किसी को इसमें इंटरनल मिले हुए कोई ना कोई लोग, तभी एक लड़का असल राइफल लेके वहां तक आ गया। और ऐसा भी नहीं है कि पिक्चरों के जैसे एक सीन बनाया हो कि डोनाल्ड ट्रंप के बगल से गोली मारना। अरे भाई ये हिंदी पिक्चर या हॉलीवुड की पिक्चर नहीं चल रही है कि तू गोली मारेगा। अगर आप उस सीन को भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, मेरे ऊपर निशाना लगाया, डोनाल्ड ट्रंप ने निशाना लगाया जिसके ऊपर, वो लड़का वहां से लगभग 1:30 बजे की लाइन के ऊपर है, 1:30 से 2 बजे की लाइन में, इस डिस्टेंस पर, मतलब लगभग ये लगा लो 45 डिग्री के डिस्टेंस पर लड़का गन लेके बैठा हुआ है। वो लड़का बहुत देर से पोजीशन में है, लेकिन उस लड़के को क्या है, डोनाल्ड ट्रंप के हेड को कवर करना है, हेड को। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को 2 बजे की लाइन में लेके जाते हैं। अब क्या हो गया, मेरा फेस जो अभी तक सामने से नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि प्रोफेशनल बंदा तो था नहीं, प्रोफेशनल नहीं था कि कहीं भी मारो तो सर उड़ जाएगा। उसको लगा कि सामने से फ्रंट पर मारने के जो भी ऑर्डर है मैं मारूंगा। तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप बात करते करते अपना एंगल चेंज करते हैं और एंगल को लगभग 45 डिग्री पर घुमाते हैं, तो जो फायरर बैठा हुआ वहां पर, जो शूटर बैठा हुआ है, अब उस शूटर को टारगेट सामने नजर आ गया। मेरी बात समझे? अब डोनाल्ड ट्रंप उसके लिए बिल्कुल 0, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से देखूं तो सामने 0 डिग्री 360 डिग्री पर एक टारगेट, उस लड़के ने मारा फायर, तब वो टच होके गया है सर।
आप ये नहीं बोल सकते कि ये इत्तेफाक था, चीज़ें थी। और चाहते तो उसी टाइम उसको, एक लड़का है सर, चलो मार दिया कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे फायर का वो नहीं लिया, लेकिन 100% CIA इन्वॉल्व इसमें, 100% CIA नहीं, CIA के कुछ लोग इन्वॉल्व इसके अंदर, जो डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट करना चाहते थे। आपने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत चेंज देखा है। अगर आप पहले वाले डोनाल्ड ट्रंप को देखो तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसे नहीं थे यार। हिंदुस्तान वो है सर जिसने डोनाल्ड ट्रंप के जीतने में खुश हुआ है, क्योंकि पहले ठीक था उनका, उन्होंने तो डोनाल्ड ट्रंप का रूप ही नहीं देखा। लेकिन ऐसा क्या कंप्रोमाइज हुए इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप, और ये कहना भी बिल्कुल गलत नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को थ्रेट नहीं होगा। ये होगा, थ्रेट हो सकता है कि जिस हिसाब से उनके साथ चीज़ें हो रही हैं तो थ्रेट होना संभव है बिल्कुल। तो डोनाल्ड ट्रंप आप कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज्ड है? उसके बाद कंप्रोमाइज, मेरे जस्ट जैसे पहले एक डोनाल्ड ट्रंप क्या होता है, एक स्टेटमेंट देते हैं कि भाई कोरोना नहीं चलना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये जब डोनाल्ड ट्रंप पे हमला हुआ उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति की रेस में थे, बिल्कुल, वो राष्ट्रपति बने नहीं थे। तो अगर आप कह रहे हैं कि CIA के अंदर कुछ लोग उनको मारना चाहते हैं, जो आप कह रहे हैं, आपका आरोप है, तो फिर तो मौजूदा सरकार में किसी ने हो सकता है आदेश दिया हो, तो डेफिनेटली उस वक्त की नहीं, उस टाइम की सर, तभी तो मतलब उस टाइम के जिस जो उस टाइम पावर में होंगे सर। देखो, प्रेसिडेंट 5 ईयर्स के लिए, लेकिन कुछ एक लोग होते हैं जो 60 साल की उम्र तक पावर में रहते हैं सर। हमें सिर्फ क्या दिखाई देते हैं, एक पॉलिटिकल पर्सन आते हैं, पॉलिटिकल पर्सन चले भी जाते हैं सर। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि एक रॉयल, मैं उदाहरण के साथ समझा रहा हूँ, रॉयल फैमिली है। रॉयल फैमिली के लिए बहुत सारे लोग आज भी MI6 के लिए, मतलब MI6 यानी कि रॉयल फैमिली का समझ लो, CIA के लोग साथ में काम करते हैं आज भी। रॉयल फैमिली तो एक ही है ना सर, हमेशा के लिए रॉयल फैमिली एक ही है दुनिया के अंदर। रॉयल फैमिली को ना कोई इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत है ना कुछ। ब्रिटेन का कोई भी PM रहेगा, चाहे दुनिया को लोकतंत्र नज़र आ रहा हो, लेकिन पूरा कंट्रोल रॉयल फैमिली का। ये सिर्फ दिखाई देता है कि ब्रिटेन में लोकतंत्र है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। तो रॉयल फैमिली के लिए बहुत सारे लोग जो हैं, CIA के भी लोग काम करते हैं। मैं एक उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ सर। प्रेसिडेंट कोई भी आएगी, रॉयल फैमिली एक ही रहेगी सर, ध्यान रखना। प्रेसिडेंट बदले, अभी डोनाल्ड ट्रंप 2 साल के बाद 3 साल के बाद चेंज हो जाएंगे, नेक्स्ट प्रेसिडेंट आएंगे कोई भी, लेकिन रॉयल फैमिली या दुनिया के ऐसे पावरफुल लोग एक ही होंगे। इनके लिए कौन सही है, कौन प्रेसिडेंट, ऐसा लगता है कि कोई भी लीडर एकदम से आ जाता है। लीडर एकदम से नहीं आता सर। हमें लगता है कि हम चुनते हैं लीडर को, कहीं कुछ हद तक तो सही है कि हम चुनते हैं, इसमें मैं बिल्कुल गलत नहीं कहूँगा कि हम चुनते हैं लीडर को, ये बिल्कुल सही है। लेकिन क्या हमें कभी ये बताया जाता है कि उस लीडर के बैक में कौन है सर? कभी अच्छा, मैं एक उदाहरण के लिए बताता हूँ, हम प्रेसिडेंट बनेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को कौन लोग चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने अमेरिका के? क्या एक एग्जाम्पल के लिए, एक फेसबुक का ऑनर, एक माइक्रोसॉफ्ट का ऑनर, एक रॉकफेलर, एग्जाम्पल के लिए, है ना सर, एक ब्लैक रॉक, ये तो कभी पब्लिक को नहीं दिखाई देते, ये दिखाई नहीं देते बोले। तो पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल इस टाइम आसिम मुनीर के पास है। अब लेकिन यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट भी हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि हर आदमी का एक सपना होता है, सपना है कि हम जनरल बने, लेकिन वो सपना आसिम मुनीर ने खत्म कर दिया सर, कि तुम जनरल भी बन जाओगे तो तुम्हें पावर नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं फील्ड मार्शल हूँ, मैं आजीवन जब तक मैं जीवित रहूँगा पूरी की पूरी आर्मी मेरे कंट्रोल में रहेगी। तो कहीं ना कहीं सर अंदर तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि भाई तू तो हज़ारों करोड़ कमा रहा है, तू तो जीवन भर कमाएगा। हर एक जनरल 3 साल कमा के चला जाता है, लेकिन तूने तो पूरे जीवन भर के लिए ले लिया। तो कहीं ना कहीं जो सामने नज़र नहीं आ रहा है वो एक आक्रोश पाकिस्तान की आर्मी के अंदर है सर। पाकिस्तान के कुछ एक आर्मी ऑफिसर्स ऐसे हैं जो खुद चाहते हैं कि आसिम मुनीर का असैसिनेट हो जाए इंटरनल। आप कह रहे हैं कि हम ट्रंप के हत्या की बात कर रहे हैं, कहीं मुनीर को ना मार दे सर, और वही फॉल्स ऑपरेशन के अंदर सेम पाकिस्तानी आर्मी एक फॉल्स ऑपरेशन चला दे या ISI एक फॉल्स ऑपरेशन चला दे। मेरी बात समझिए ना सर, क्योंकि हर जनरल का सपना है ना सर कि आसिम मुनीर ने तो पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े मॉल खरीद लिए, चीज़ें खरीद ली। अच्छा। मतलब इंग्लैंड के अंदर जैसे अंबानी का बंगलो नहीं होगा वैसा इन लोगों के बंगलो हैं। तो लेकिन जब जीवन भर तक किसी का कंट्रोल रहेगा तो एक आदमी जनरल बन के कर क्या लेगा सर? तो कहीं ना कहीं तो नाराज है ना वो आदमी, क्योंकि आसिम मुनीर ने तो आप कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर पब्लिक नाराज, आर्मी नाराज, BLA यहाँ नाराज, BLA नाराज, TTP नाराज सर। तो वो जो राजनाथ सिंह जी का बयान था कि हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप ही सर आ जाएगा हमारे पास, वही होगा। वही है ना सर, देखो ना मैंने आपको क्या बोला, वही सब चीजें चल रही हैं। आपको लगता है ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होगा? पाकिस्तान ने किया तो अमेरिका का मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका का ईरान के साथ वॉर चल रहा है सर। डोनाल्ड ट्रंप ने शायद 5 मार्च या 6 मार्च को ये बोल दिया था कि उनके 13 जवान शहीद हुए हैं। सर अभी तक 13 ही जवान शहीद हुए हैं, गिनती आगे नहीं बढ़ी है।
अगर आज भी आप डोनाल्ड ट्रंप से पूछ लो कि भाई अमेरिका को इसमें कितना नुकसान हुआ है, बोला 13 जवान शहीद हुए, कुछ घायल हैं। ये दुनिया के हर देश करता है सर। इसको आप आर्मी के ऊपर या आर्मी अपने ऑपरेशंस कैसे करती है उस पर कोई क्वेश्चन नहीं। क्यों नहीं, क्या होता है लड़ाई सर ग्राउंड पर बात पर जीती जाती है, मॉरल पहले जीता जाता है। हम लोग एक नैरेटिव पहले सेट करते हैं। अगर दुनिया में कुछ भी हो, सपोज करो चलो आज वॉर चल रहा है, अमेरिका ईरान का वॉर चल रहा है, आप न्यूज़ उठाकर देखो, ईरान बोलता मैंने अमेरिका को हरा दिया, अमेरिका बोलता मैंने ईरान को हरा दिया, अमेरिका बोल रहा मैंने ईरान का इतना नुकसान कर दिया, ईरान बोलता मैंने अमेरिका को धुआं धुआं कर दिया। तो भाई हार कौन रहा है वॉर? वॉर तो दोनों ही जीत रहे हैं सर। आप एक देश बता दो जो कह रहा है मैं वॉर हार गया। यूक्रेन कह रहा है मैंने रशिया को हिला के रख दिया, रशिया को तबाह कर दिया, रशिया बोलता मैंने ईरान को यूक्रेन को खत्म कर दिया। तो वॉर ऐसे ही होता है सर। वॉर में कभी भी अपनी कैजुअलिटी नहीं बताई जाती। लेकिन हमारे देश के अंदर कुछ एक लोग कैसे हैं, आप कुछ भी बोल दो इनको मत। लेकिन पाकिस्तान से कोई भी एक जर्नलिस्ट भी बोल देना सर कि हिंदुस्तान के अंदर देखो ये चीज, कहेंगे देखो इसने ऐसा कहा। अरे भाई तुम्हारा बाप है क्या वो आदमी यार? क्यों सर? मतलब तुम्हारे को हमारे इस देश के लोगों पे भरोसा नहीं है। मतलब हमारे जो फौज है जो 24 घंटे -40 डिग्री पर है, 50 डिग्री प्लस पर काम कर रही है, तुम्हें उन पर विश्वास नहीं है। पाकिस्तान का एक 2 कौड़ी का आदमी बोलता है कि हिंदुस्तान में, तुम उसको पूरे इंडिया में सर्कुलेट करते हो कि वो बोला, यानी कि या तो तुम्हारा बाप है या तुम उसके बेटे हो, तुम्हें उस पर विश्वास है। मैं आपको 10 दिन पहले की बात बताता हूं सर। भूचाल आ गया इस देश के अंदर हर मोबाइल पर कि चाइना 60 किलोमीटर अंदर आ गई। आपको पता है हर मोबाइल पर एक मैसेज चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान के सोशल मीडिया पर लोगों ने गालियां देना शुरू कर दिया कि देश क्या कर रहा है, देश क्या कर रहा है, चाइना ने हमारे देश को कब्जा कर लिया। सर मैंने नॉर्मली तरीके से मैंने अरुणाचल बात करी, फॉरवर्ड पोस्ट पर मेरे दोस्त लोग थे यार। मैंने कहा भाई ये क्या है यार? ये बोला ऐसा फेक है यार, कैसी बात कर रहा है तू भी इसमें क्वेश्चन कर रहा? बोला हम वहीं हैं भाई, फॉरवर्ड पोस्ट पर ही हैं। बोला 1 इंच पर कोई फौज अंदर नहीं आ रखी है। तो मैंने सर एक नॉर्मली मैंने कहा यार सब फेक है। अरे भाई साहब जो एंटी एलिमेंट्स लोग हैं जो इस देश में पेट कैंपिंग पर काम करते हैं, बोला तुम भी झूठ बोल रहे हो ये चीज़। और सर मैं रात भर बैठा, मैंने कहा पहले तो इनको ये प्रूफ करके दिखाऊं कि जिसको ये चाइनीज़ आर्मी बोल रही है कौन सी आर्मी साली, है ना। उसके एक एक करके हमने, हमारी टीम ने उसको जूम करे, पूरे ड्रेस को जूम करे, जूम करने के बाद उसके बैच को चेक करा। बैच को चेक करने के बाद हमने उसको देखा यार, हमने कहा कि भाई जिसको ये आर्मी बता रहे हैं ये तो मणिपुर का एक इंसर्जेंट ग्रुप है जिसका नाम है UNLF। फिर मैंने मणिपुर बात करी यार, मैंने कहा UNLF का वीडियो कहाँ हो रहा है, ये UNLF के वीडियो को पूरा चाइनीज़ आर्मी बताकर जा रहे हैं। तो मैंने लक्की भाई बोला यार UNLF के साथ हमारा सीज फायर है भारत सरकार का, तो मणिपुर के अंदर एक कैंप को खाली करके इनको दूसरे कैंप में भेज रहे थे। तो बोला जब ये लोग जा रहे थे कैंप खाली करके तो गाँव में इनके रिश्तेदार हैं। सर जब इंसर ग्रुप मणिपुर का है तो किसी का माँ है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, क्योंकि जिस तरह से नक्सलाइट माओवादी है इसी देश के, तो वो लोग अपने घर वालों से मिलते हुए जा रहे हैं, घर वाले रो रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी जिसको इस देश के एक वर्ग ने बोल दिया कि चाइना आर्मी देश के अंदर घुस गई और लोग उनके लिए रो रहे हैं। तो ये नैरेटिव है सर यहाँ पर। नहीं, नैरेटिव का वॉर तो आज की डेट में सबसे महत्वपूर्ण हो गया है, जो कि मुझे कई बार ऐसा लगता है जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया ने ये बोला, मीडिया ने वो बोला। देखिए कुछ गलतियां मीडिया से हुई, हमने स्वीकार किया कि ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। लेकिन मैं एक बात पूछता हूं कि भारतीय मीडिया में किसी ने भी उस नैरेटिव की लड़ाई में देश को कमज़ोर तो नहीं किया ना। बिल्कुल सीधी सी बात है भाई, पाकिस्तान हार रहा था, पाकिस्तान पिट रहा था, फिर भी वहां की मीडिया बताती रही कि नहीं नहीं भारत तो कुछ कर नहीं पा रहा, और हम मार भी रहे थे। लेकिन फिर भी अगर 1 खबर 2 खबर कुछ इधर से उधर हो गई तो लोगों ने ये बना दिया कि जैसे भारत ने कुछ किया नहीं, मीडिया ने गलत दिखा दिया। नहीं सर, एक्चुअली मैंने आपसे बोला ना कि यहाँ पर क्या दिक्कत है, कुछ लोगों को 100% तो नहीं बोलूँगा सर, कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये है कि कभी पाकिस्तान कुछ बोल दे तो इन्हें उन पर ट्रस्ट है। नहीं, मुझे लगता है दूसरी दिक्कत है। दिक्कत सिर्फ ये हो गई है कि इनको हर चीज़ ना नरेंद्र मोदी सेंट्रिक दिखती है, कि इनको ये नहीं दिख रहा कि मेरा देश जीत रहा है या मेरा देश मार रहा है। इनको ये लगता है कि यार नरेंद्र मोदी का नाम हो जाएगा, तो कैसे भी करके मोदी का नाम खराब कर दो, भले उसमें अपने देश का नाम खराब हो जाए। नहीं बिल्कुल, एक जानने वाले हैं सर, एक दिन मैं बैठा था नॉर्मली तरीके से, तो सीधे बोले यार तुम्हारे को क्या पता? बोला, मैंने कहा सर क्या हुआ? बोले देश का प्रधानमंत्री बोला यार 10 लाख के कपड़े पहन रहा है करके। मैंने कहा भाई देख, हमारे देश का प्रधानमंत्री 2 करोड़ के कपड़े पहनेगा। मैंने कहा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ने दुनिया को हम ये दिखाएंगे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर 10 करोड़ के कपड़े पहनता है। मैंने कहा तुम क्या चाहते हो? और हमारा प्राइम मिनिस्टर चप्पलों में जाए? तुम दुनिया को ये नैरेटिव सेट करोगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 100 रुपए के कपड़े में आ रहा है यार। मैंने कहा क्या सोच है यार तुम्हारी यार, मतलब तुम ये दिखाना चाहते हो दुनिया के अंदर। पर आप देखिए कि चर्चा कहाँ चली गई है, प्रधानमंत्री काम कैसा कर रहे हैं उस पर चर्चा नहीं है, उस पर चर्चा नहीं है। कपड़ा क्या पहन रहे हैं, जूता क्या पहन रहे हैं, वहां फलाने के साथ गले कैसे मिल रहे हैं, मेलोनी को मेलोडी खिला दिया कि नहीं, इस पे चर्चा हो रही है। और सर एक चीज और है, दूसरा मैं आपको एक चीज और बताता हूँ
सपोज करो कि प्राइम मिनिस्टर सर उधर की तरफ देख रहे किसी को, उसके बीच में कोई लेडी आ गई, कहेंगे उसको अरे भाई क्या बीच की सब चीजें हटा दें क्या? अब वो लेवल भी इन लोगों ने इतना लेवल गिरा इस दिया ना। लेवल पर नीचे आ गए लोग बात कि मतलब सर ये नहीं है, ये लोग पता है क्या है, ये लोग जो लोग ये बोल रहे हैं ये आम लोग नहीं है, ये लोग हैं पेड कैंपिंग पर पूरा का पूरा। आपको मैं उदाहरण बताता हूं, आप एक काम करो, अभी इंडिया की तारीफ लिख दो, कुछ लोग सिर्फ बैठे हुए हैं कि हमें रिप्लाई करना है। सर यहाँ तो अगर सपोज करो मेरा भाई, मेरी बहन, माँ, पिताजी कोई भी एक पोस्ट डालते हैं तो मुझे शाम तक नहीं पता चलता, अगले दिन तक, कि मेरे पिताजी या मम्मी लोगों ने या दोस्तों ने कुछ पोस्ट भी डाला। आज अगर एक बच्चे से पूछ लो कि हम सोशल मीडिया के अंदर कुछ डालते हैं, आपके रिश्तेदारों के कितने कमेंट आए? रिश्तेदार भी नहीं करते सर। एक लड़के के अगर 3 भाई हैं तो 2 भाई ने हो सकता है कमेंट भी ना कहा तो अच्छा दिख रहा है या तो बुरा दिख रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ एक देश की बात करो तो एक वर्ग बैठा हुआ है उसको एक एंटी बनाने के अंदर। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये वर्ग ऐसे नहीं बैठा है, ये अब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने की एक पूरा सोशल मीडिया कैंपेन देखने वाली एक एजेंसी हायर कर रखी है, मेरे को और उनका काम ही यही है कि अगर मान लीजिए किसी सुशांत सिन्हा ने कुछ लिखा तो एक पूरा वर्ग आएगा और उस पर जो है वो गालियां लिख के जाएगा, सो दैट कि जो भी उसको देखे उसको ऐसा लगे कि ये जो कह रहा है उसके नेगेटिव में सेंटिमेंट है। नहीं बिल्कुल, सो दैट कि धीरे धीरे लोगों को लगे कि हम गलत सोच रहे हैं, लगता है देश में कुछ गलत हो रहा है जो हम नहीं समझ पा रहे। सर इनका काम ही है। एक मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे उसमें अच्छा एक चीज़, एक आपको बहुत हंसी आएगी सर। क्या हुआ, कुछ दिन पहले मैंने शायद एक रील डाली थी, बहुत ही वायरल हुई। तो उसमें एक लड़के का सवाल आ गया, तुमने नीट के पेपर में कभी कुछ नहीं बोला, तुमने देश के अंदर हुआ तुमने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा मैं उसको देख रहा, सोच को पकड़ रहा था मैंने कहा दोस्त शायद तू बिजी था तो तू देख नहीं पाया। मैंने कहा मेरे इंस्टाग्राम के अंदर चेक कर, नीट का पेपर लीक हुआ, सबसे पहले मैंने बोला था कि ये पेपर गलत हुआ, इस पर जो भी हो कार्रवाई करें। और मैंने कहा प्लीज़ देखने के बाद रिप्लाई जरूर देना क्योंकि तू यहाँ प्रोपोगंडा करने के लिए आया है। तो थोड़ी देर के बाद बोल रहा है ठीक है सॉरी सर, मैं इंस्टाग्राम में इतना एक्टिव नहीं देख पाया, लेकिन